नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इस वक्त मौजूद है। असिस्टेंट प्रोफेसर चारू पंत जी हमारे साथ में हैं, विनोद कुमार जी हैं और दीप प्रकाश जी हैं। तो आप तीनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी। तो हमारे तमाम लर्नर्स जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिसनर्स भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो लागू हो चुकी है, लेकिन उसको लागू करने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। अलग अलग बास्केट बनाई है सारे लोगों ने, सारे सब्जेक्ट ने। तो उसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आई, फैकल्टी को क्या आ रही हैं, इस पर सर आप लोग आज बताने वाले हैं। हमारे लिसनर्स को तो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो चारू जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसकी भूमिका में चाहते हो कि बात है। जी धन्यवाद। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका 2023 यानी 2023 में हमारे यूनिवर्सिटी ने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जो इस साल का हमारा सेशन है 2023-24 का, उसमें हमने एनईपी का कॉन्सेप्ट लागू किया हुआ है। बेसिकली क्या है कि जो ओडीएल सिस्टम है, ओडीएल सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन किसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो हमारे यहाँ का जो फ्रेमवर्क है टोटली डिफरेंट होता है। बेसिकली क्या है इसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि कैरिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कैरिकुलम डेवलपमेंट करने के बाद अपना एक स्टडी मटेरियल रेडी करते हैं, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन यानी ऑफलाइन मोड में। तो हमारे यहाँ जो अप्रोच होती है एजुकेशन की ओडीएल सिस्टम में, वो थ्रू आपका जो आपका मटेरियल डेवलपमेंट है, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। इसके अलावा हम अपने वीडियो लेक्चर्स डेवलप करते हैं। तो एनईपी का जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने इस बार लागू किया है, उसके अकॉर्डिंग जो इस साल के प्रवेश हुए हैं उसमें एक अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। हालांकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि नया नया सिस्टम लागू किया हुआ है। क्योंकि पहले ट्रेडिशनल सिस्टम से एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ सिस्टम जा रहा है। तो बेसिकली इसी को लेके आज हमारा जो एक ये जो लेक्चर है, यानी जो बातचीत करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम बताते हैं एजुकेशन सिस्टम है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं, और यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे सेमिनार्स इस पर आयोजित किए हैं। तो हम लोगों ने भी आज इस तरीके का एक मटेरियल आपके बीच में ला रहे हैं। देखिए, तो जो एनईपी का जो कंसेप्ट है, ये एक इसके कुछ मैं पॉइंट्स पे बात करूंगा कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं हमारे लर्नर्स के लिए और टीचर्स के लिए, या संस्थान में क्या क्या उसकी भूमिका है। तो बेसिकली जो एक पहला एक पॉइंट आता है कि एक ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच पे बना हुआ है। हॉलिस्टिक अप्रोच का ये कंसेप्ट रहता है कि किसी स्टूडेंट्स को या टीचर्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन है या उनका जो इंटरेक्शन है, तो हम स्टूडेंट को कैसे एक स्ट्रेंथफुल बना सकते हैं कि उसका क्रिटिकल थिंकिंग उसके बीच में आए, और फिजिकली कैसे उसका डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी को कैसे उसमें इन्हांस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एरियाज हैं जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक इसका एडवांटेज है। इसके अलावा दूसरी हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल लर्निंग पैकेज, और ओडीएल में तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट की कोई बाइंडिशन नहीं है, कि उसकी एंट्री ओपन रहती है, नो एज लिमिट है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ओडीएल ने इसको सपोर्ट करेगा, और इस पर हम लागू करने में आसानी भी हो सकती है, होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे कोर्सेज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को एनईपी की तर्ज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर सकें, जैसी डिमांड है एनईपी की, उस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं कि डेवलप कर सकते हैं। तो दैट इज फ्लेक्सिबल लर्निंग पैकेज, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो आपका कहना है कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बनिस्बत ओपन में उसको लागू करना ज्यादा मजेदार और ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हर अप्रोच पे चल रहा है। हम ऑनलाइन मोड में भी चलते हैं, और ऑफलाइन मोड में भी हमारी यूनिवर्सिटी काम करती है थ्रू वर्कशॉप्स वगैरह वगैरह। एंड देन जो आपके वो होते हैं एक तरीके से स्टूडेंट के लिए हम सेशन तैयार करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये एक बड़ा कारण इसका बेनिफिट है इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, एक और चीज़ है एनईपी में। पहले क्या होता था कि बहुत एक बर्डन सा कोर्स लगता था, मतलब कि भाई हम
बहुत बड़ा एक पैकेज बनाते थे स्टूडेंट के लिए, जिसमें बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, बहुत सारा सिलेबस को लेके हम चलते थे। अब यहाँ पर हम उस सिलेबस को रिड्यूस करते जा रहे हैं धीरे धीरे। उसमें क्या है कि पैकेज के फॉर्म में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैकेट्स में, है ना। उसका बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट को, भाई कोई सर्टिफिकेट की तरफ जा सकता है, कोई डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ जा सकता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म लेगा तो उसमें डिग्री प्रोग्राम्स में जा सकता है। तो इस तरीके से जो कैरिकुलम है उसमें सॉर्ट आउट किया है। और माना 1 साल बच्चे ने पढ़ा तो 1 साल का कोर्स ऐसा होगा कि वो थोड़ा सा कंप्लीट सा होगा, सर्टिफिकेट के लिए वो तैयार हो जाएगा। फिर अगले ईयर पे जाएगा। मेहनत फिर आप लोगों को इसके लिए करनी एग्जैक्टली उसमें क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज को इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ कि बच्चे को कहाँ पर बेनिफिट या क्या उसका लाभ वो सर्टिफिकेट में उठा सकता है, डिप्लोमा में उठा सकता है। तो इस तरीके से ये फ्रेमवर्क किया हुआ है। तो दैट इज करिकुलम को भी इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है, और यही एनईपी की भी डिमांड है, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ कैरिकुलम, कोर्स कैरिकुलम। ऐसे ही हम बात करते हैं दैट इज स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट का भी सबसे बड़ा अप्रोच है कि कैसे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाए। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है, कुछ ऐसे कोर्सेज इसके अंदर डाले हुए हैं कि स्किली वो डेवलप कैसे हो सकता है, क्योंकि साइंस का फील्ड है। तो साइंस में स्टूडेंट को थ्योरेटिकली तो नॉलेज गेन कर लेता है कि भाई उसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कि बुक्स हैं, ऑनलाइन मीडियम है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम अप्रोच करने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका इंटरैक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की तरफ एनईपी का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई टेक्नोलॉजीज को कैसे जोड़ा जाए एजुकेशन से। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को कैसे उस पर ऐड कर सकें, तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हम लोग फ्रेमवर्क करने जा रहे हैं। और भी और बहुत सारे बेनिफिट्स इसके आप देखते जाएंगे, क्योंकि हम अगली सीरीज में जब लेक्चर्स में आएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे तो पूरा श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप लाने वाले हैं। बिल्कुल, हम लेवल 1, 2, 3 ऐसे आगे जाके फिर इस तरीके से करेंगे। अब इसी को लेके हमारे साथी डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, तो वो अब पूरा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कैरिकुलम है वो किस तरीके से, क्योंकि हो क्या रहा है जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आ सकती है। तो स्टूडेंट की सहूलियत के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम कैसे उनको आसानी से उनकी तरफ हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ में हमारे साथी डॉक्टर विनोद कुमार अब वो पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो करिकुलम है वो किस तरीके से डेवलप किया हुआ है, कौन कौन से बच्चे को कौन से प्रोग्राम्स ऑप्ट करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, इस तरीके से। तो मैं अब डॉक्टर विनोद कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस करिकुलम के बारे में अपने चीज़ों के बारे में बताएंगे हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा 91.2 FM स्टेशन है उत्तराखंड ओपन सिटी का, उसमें आपने ओडीएल सिस्टम में जो एनईपी को हमने लागू किया है उसके बारे में आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक और जो मेन हमारे बिंदुज हैं उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब जो ओडीएल सिस्टम है, अगर आप और जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम थे पुराने एजुकेशन सिस्टम, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखें जो भारत को जो आज़ादी मिली थी उससे पहले का एजुकेशन सिस्टम और जो वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, कितने बदलाव हैं। तो अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद कितनी पॉलिसियां आई, केवल 2 ही पॉलिसी थी, एक 1962 में और एक उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया था, लेकिन उसमें भी थोड़ा ज़्यादा बदलाव नहीं थे। जो उसके बाद आई थी दूसरी पॉलिसी आई थी 1986 में, उसमें भी ज़्यादा ही बदलाव नहीं हुए थे। लेकिन अब देखिए जो लगभग 34 वर्षों के बाद नई एजुकेशन सिस्टम आया है जिसमें काफी बदलाव हैं। अब बदलाव क्या है, किस पे फोकस किया है मेन, जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम में देखें तो उसमें क्या था कि जो सिलेबस हुआ करते थे बहुत ज्यादा टफ हुआ करते थे, एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत टफ था, जो उसका परीक्षा लेने के बाद जो इवैल्यूएशन था, एग्जामिनेशन पैटर्न था बहुत टफ था। तो जो शिक्षार्थी थे हमारे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मेन पर्पस था कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रोजगार भी मिलने चाहिए आपको, और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में है वो क्या ग्लोबल में वो उस पद पर है या नहीं है। तो इसको देखते हुए फिर जो नई सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया आपका, जिसको हम बोलते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक्चुअली ये प्रस्ताव इसका काफी लंबे समय से चल रहा था,
लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ हमारे यहाँ वो 2020 में हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया है NEP 2020। अब इसका जो मेन आपका उद्देश्य था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, यानी कि जो हमारे बहु विषयक सब्जेक्ट होते हैं, काफी मिले जो होते हैं, उन सबको मिला करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए जिससे कि जो शिक्षार्थी हमारे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसको ग्रहण करने के बाद उनको कम से कम एक रोजगार परक पथ की तरफ आगे बढ़ाया जाए। कम से कम जिस विषय की वो एक्सपर्टीज हैं, उसके अलावा उन्होंने अगर ऑप्शन में कुछ और चुना है तो उस करियर में भी वो फ्यूचर में जा सकते हैं। पहले क्या होता था बेटा कि एक पूरी बाउंड्री थी कि सब्जेक्ट्स की, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, साइंस का स्टूडेंट होगा, कॉमर्स का स्टूडेंट होगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ये बाउंड्री हटा दी गई है। अब हमारा जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स की बात कर रहे हैं सर, उसी को लेकर आगे भी बात करेंगे, और तो वो बड़ी अप्रोच है। दूसरा मेन ये था कि जो NEP लागू करने का जो मेन मकसद था कि जो हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था है इसको ग्लोबल लेवल पर आप कैसे जाएंगे, तो उसका एक मेन पर्पस था भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में लाना। तो आप कैसे लेके आएंगे उसको, कि आप क्या चलते हैं प्रोग्राम, कैसे शिक्षा जो आपकी शिक्षा नीति है कैसे चलती है, तो ग्लोबल सिस्टम में आप इसको सुपर पावर कैसे बनाएंगे, उसका मेन फोकस था जो हमारी ये नीति आई है नई वाली। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो इंडिया में हमारा जो एजुकेशन ग्लोबल पर है उसको आप कैसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो उसको करने के लिए डिफरेंट जो रेगुलर इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अपने अलग पैटर्न तैयार किए। फिर उसको देखते हुए फिर जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट सिस्टम है, जो UGC है, उन्होंने पूरा डाटा कंपाइल किया। फिर यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ऐसे अपना कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन कीजिए। तो उसको देखते हुए जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है उसके अंदर फिर जो हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, उन्होंने भी अपना पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग और जो हमारा मेन मकसद है NEP का, उसको फॉलो करते हुए हम किस तरह से अपने कोर्स को डिजाइन करें। तो फिर जब हम कोर्स वर्क जो हमने डिजाइन किया उसमें देखा कि हमारे कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आ जाए, उसके अंदर कुछ सिंगल सब्जेक्ट भी आ जाए, कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी में आपके कंबाइंड सिलेबस हमारे चल जाए। तो उसको देखते हुए जब कोर्स डिजाइन किया गया, और मेन उसका था कि जब आप एक यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेगा तो उस केस में क्या उसके अंकों के साथ वो ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए एक नया लॉन्च हुआ सिस्टम की क्रेडिट सिस्टम। इसमें एक मेन चीज है क्रेडिट सिस्टम कि अगर सपोज हमारे यहाँ से कोई विद्यार्थी BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और उसके बाद वो कहीं और चले जाता है, अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, तो क्या वो अपना वो फर्स्ट ईयर अपना सेम जारी रखेगा या फिर दोबारा एडमिशन लेगा। मैक्सिमम केसेस में ये था कि वो दोबारा एडमिशन लेता था। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम बना दिया गया है कि जो विद्यार्थी है अगर उसने प्रीवियस सालों में कुछ शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो क्रेडिट के फॉर्म में उसके शिक्षा के जो अंक हैं उसको रिजर्व रखेंगे, और उसके आगे जब किसी भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जो भी उसके अंदर परेशानियां थी, अगर वो चाहता है भविष्य में कि मैं और आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो आगे की जो ईयर्स हैं, चाहे सेमेस्टर सिस्टम में हो चाहे ईयर मोड में हो, वो उसमें उसके जो क्रेडिट हैं वो उसको ट्रांसफर जाएंगे और वो नए सिस्टम में ईयर्स में एडमिशन ले पाएगा। सर उसको क्रेडिट बैंक, उसका एक क्रेडिट बैंक बन जाएगा ताकि जो क्रेडिट उसने जहां पड़े होंगे वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर वहां से आगे शुरुआत कर सकता है। और जरूरी नहीं कि एक ही संस्थान में आए हो, किसी में भी जा सकता है, क्योंकि पूरा करिकुलम जो है UGC की तरफ से सिमिलर है, 70% सिमिलर है। हायर एजुकेशन के जो ड्रॉप आउट्स थे उनके लिए मुझे लग रहा है बड़ा बिल्कुल कारगर होगा, कारगर होगा। कई लोग छोड़ चुके होते थे, वो वक्त जाया, उनका पैसा जाया हो जाता था। बिल्कुल। तो जी अब इसी के आगे देखिए, अगर एक सवाल आता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपके प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक है, तो अब हायर एजुकेशन सिस्टम में ये जो बदलाव हुए हैं वो कैसे समझें। तो अब देखिए, जैसे कि अगर आप पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम समझेंगे तो अगर मैं BSc या BA का ही कोर्स लूं तो केवल 3 साल का होता था। अगर आपने 3 साल का कोर्स ले लिया तो आपको डिग्री मिलेगी। फर्स्ट ईयर में ब्रेक किया कोई डिग्री नहीं, सेकेंड ईयर में ब्रेक करा कोई डिग्री नहीं, जब तक आप 3 साल का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे आपको BA की BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसी क्या था, जब आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एडमिशन लेते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो भी आपका 2 साल का था। अगर आपने बीच में कहीं छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। तो अब NEP में क्या हुआ, यही बदलाव किए गए हैं। अब बदलाव कैसे किए गए हैं कि अगर आप थोड़ा सा इसको और देखें डिटेल में, तो जो BSc है उसको 4 साल तक लेके गए हैं। अच्छा। अब उसमें क्या है बदलाव कि अगर कोई बच्चा एडमिशन शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, एडमिशन लेता है हमारे यहाँ,
तो अगर वो केवल फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है 1 साल का कोर्स और फ्यूचर में कहता है कि मैं इसके बाद पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, उसको हम एक सर्टिफिकेट कोर्स का दे देंगे ताकि उसके बेसिस पर अपना कोई रोजगार करना चाहे या कोई नौकरी करना चाहे उसको कर सकता है। डिग्री उसकी जो पढ़ाई थी 1 साल की वो वेस्ट नहीं गई है। ऐसी क्या है कि सेकेंड ईयर कर लेगा वो तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कर लेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये तो हुआ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री। अब जो चौथे साल का जो ग्रेजुएशन है उसको बोला गया है ग्रेजुएशन ऑनर्स डिग्री। अच्छा। अब ये भी 2 टाइप की हैं, एक प्लेन है ऑनर्स डिग्री, एक रिसर्च की ओर है कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और फिर रिसर्च की ओर उसका इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन है 3 साल, 2 साल और फिर 5 साल जो भी है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा कम किया गया है। तो जो ऑनर्स डिग्री है, अगर वो ऑनर्स डिग्री सिंपल लेगा तो वो जो बीएससी हमारी 3 साल की और जो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा था, एमएससी या एमए, एमकॉम जो भी था, वो आपका 2 साल में था कंप्लीट। अब क्या हुआ कि अगर उसने बीएससी 4 साल में कंप्लीट कर ली तो जो मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट करेगा उसको केवल 1 साल में कंप्लीट करनी है। अगर उसने पहले ही 3 साल में बीएससी कंप्लीट करी है तो अगला मास्टर डिग्री 2 साल में अपनी कंप्लीट करेगा। और अगर वो ऑनर्स सिंपल नहीं करता, रिसर्च वाला करता है तब तो उसमें क्या है कि वो सिर्फ 4 इयर्स की उसकी यूजी हो गई है। फिर वो 1 साल की एमएससी करेगा, लेकिन रिसर्च की तरफ जा रहा है तो सीधे उसके बाद पीएचडी में, डॉक्टर डिग्री में एडमिशन लेगा। वो रिसर्च की तरफ चला गया। फिर अब तो ऐसी रिसर्च के लिए उसको एंट्रेंस देना होगा या स्वतः ही उसका नहीं, वो तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, प्रोसेस है। अच्छा, ये है कि आपका टाइम ड्यूरेशन बच गया ना। आपने ग्रेजुएशन लेवल में ऑनर्स ले लिया विद रिसर्च, 1 साल के आपने एमएससी ले ली, आपने वहीं से अपना जो है क्लियर कर लिया कि मुझे इस फील्ड में किस फील्ड में जाना है। आपको रिसर्च की तरफ जाना है तो आपने वो ट्रैक कर लिया। वहां पे हमने थोड़ा सा कंडीशन लगा रखी है कि इतने परसेंटेज होगा, वो हमारा डिसाइड होना है अभी। अच्छा। अब इसमें एक और भी है पॉलिसी बना रखी है इसमें कि जो आपका सपोज माना उसने ऑनर्स भी नहीं किया, रिसर्च की तरफ भी ऑनर्स नहीं गया, 3 साल का किया, फिर एक टर्म आ रहा है इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी डिग्री। इट मीन्स वो एक ही टाइम में एडमिशन लेगा यूजी में और कंटिन्यू वो 3 इयर्स यूजी एंड कंटिन्यू 2 इयर्स पीजी। तो दैट डिग्री इज नोन एज द इंटीग्रेटेड डिग्री। तो ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया। ये आपका मेन बदलाव है एनपी में कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम में बेनिफिशियल है। अब इसको देखते हुए कि जो हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, इन्होंने क्या अडॉप्ट किया कि जब कोर्स बनाए गए, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी लाने, हमें स्किल डेवलपमेंट भी फोकस करना है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, और कुछ हमारे कोर्सेज हैं कि दूसरे सब्जेक्ट से भी मैच करने चाहिए और रोजगार परक भी होने चाहिए। तो उसके देखते हुए जो हमारे यहाँ जो कोर्स डिजाइन किया गया, तो यहाँ पर जो हमारा जब बच्चा हमारे यहाँ जिसको हम शिक्षार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी नहीं बोलते हमारे यहाँ, तो यहाँ पर जो कोर है एक सब्जेक्ट, हमने बोला कि मतलब ये मेन कोर रहेगा। उसके लिए हमने फिर और पॉइंट दिए हुए हैं ऑप्शन कि वो चाहे तो जब फर्स्ट ईयर में उसने हमारा सपोज एग्जांपल लूं तो केमिस्ट्री उसने एज ए कोर लिया, फिर साथ में एक माइनर लिया, जूलॉजी से ले सकता है, बॉटनी से ले सकता है, फिजिक्स से ले सकता है, मैथ से ले सकता है। अच्छा, वो मैंडेटरी है या उसके पास ऑप्शन है? उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक पूरा पूल बना हुआ है। कोर आपका हो गया, कोर मेन हो गया, कोर तो अपना सब्जेक्ट लेगा। हाँ। और साथ में माइनर कुछ भी ले सकता है। ये बीएससी की बात हो रही है? नहीं, सबके लिए बैचलर्स में भी है। हाँ। यूजी में अगर आप देखें तो बीए के साथ भी वही है, बीएससी में वही सेम इस पैटर्न बार है। से आप लोगों ने इसको बैचलर लागू कर प्रोग्राम दिया में, क्या? बैचलर प्रोग्राम में लागू कर दिया। लागू कर दिया हमने। तो इस बार जो एडमिशन हुए हैं उसमें स्टूडेंट ने अगर माना केमिस्ट्री लिया होगा एक विषय, तो उसके साथ में क्या मैंडेटरी क्या क्या होगा? देखिए, मैंडेटरी क्या है कि हमने जैसे 3 होते थे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथ्स, वो है ना, तो ये 3 रहेंगे ही रहेंगे। कोर कोर्स हो गए, ये हमारे कोर हो गए। लेकिन अब हमने साथ में एक माइनर दे दिया है। अच्छा, उसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? उसमें आपके वो किसी भी पूल से ले सकता है। इट मीन्स अगर सपोज करता है कि अगर वो जूलॉजी से ले ले या बॉटनी से ले ले या फिजिक्स से ले ले या मैथ से ले ले, तो वो कोर वहां से ले सकता है। अब सपोज क्या है कि जब उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, वो सेकेंड ईयर में गया, उसको लगा नहीं मुझे कोर इसमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, तो जो उसका माइनर था वो सेकेंड ईयर में कोर कर सकता है और कोर वाले को माइनर कर सकता है। अच्छा, कोर को भी माइनर में कन्वर्ट कर सकता है। हाँ, अगर सपोज उसने क्या कि मेरा ये कोर है, सपोज मैंने कहा कि केमिस्ट्री उसका कोर है, हाँ, और माइनर में उसने बॉटनी ले रखी है, लेकिन एक साथ पढ़ने का उसको लगा कि नहीं मेरा इसमें केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बॉटनी में इंटरेस्ट है। तो जो बॉटनी वाला उसका माइनर था, सेकेंड ईयर में उसका
कोर कोर्स बन जाएगा। कोर बन जाएगा और जो कोर था वो माइनर बन जाएगा। इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, है हाँ, ना, बहुत ज्यादा शानदार flexibility है। है। क्योंकि होता ही, अभी मैं बीच में बता रहे थे कौन सा बड़ा किसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहाँ के कोई प्रोफेसर बड़े नोबेल मिला है उनको, वो थे आपका अलग स्ट्रीम के, करते 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 उन्होंने रिसर्च, और वहाँ पे ऐसा होता भी है कि आप अगर रिसर्च आपका अगर पीछे कुछ ऐसा और विषय में है, बहुत लोगों के साथ हाँ, हुआ है। हाँ। उनका सब्जेक्ट कुछ होता है, हाँ, रिसर्च किसी और फील्ड और में में करते करते हैं, हैं, बिल्कुल। केसेस होता है। इंडिया में अब बहुत ये अच्छी पहल है ना, चीजें आ है गई ना। हैं। तो उसके बाद फिर आप अब तो ये होगा हमारे दो कैटेगरी होगी, जी। एक कोर और एक माइनर। अब इसके अलावा जो हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक होने चाहिए, उसके लिए फिर हमारे और कोर्स लॉन्च किए गए। जैसे कि हमने कहा कि एक है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, जिसका हमने एब्रिविएशन दिया हुआ है AECC। अब इसमें वो कोर्स रखे गए हैं जिसके थ्रू क्या उसकी एबिलिटी इनहेंसमेंट हो। तो अगर हम देखें, जैसे हमारे उत्तराखंड में मुख्य विद्यालय में जो कोर्स चलते हैं, जैसे जापानीज लैंग्वेज हो गया, गढ़वाली भाषा साहित्य हो गई, जापानीज कुमाऊनी भाषा साहित्य हो गई, जी जी जी, तो हमने ये कोर्स रखे हैं ताकि उसकी एबिलिटी इनहेंसमेंट हो। कि एक्चुअली में ये लैंग्वेज भी होते हैं बिल्कुल इनके साथ। बिल्कुल। फिर इसके साथ हमने एक और रखा है स्किल इनहेंसमेंट, कि उसका जो स्किल है वो कैसे इनहेंसमेंट होगा। तो इसमें मेनली हमने फोकस कर रखा है कि जो रोजगार परक कोर्सेज होते हैं उनको रखा गया है, जिससे बच्चा अगर हमारा चूज करता है कि हमने जैसे कहा कि पहले कहा कि केवल 1 साल का ही कोर्स करता है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा। हाँ, तो सर्टिफिकेट कोर्स के बेसिस पे वो कहीं नौकरी में जा सकता है, ऐसा इसका उद्देश्य है। तो मतलब इस स्ट्रक्चर में हमने वही नौकरी देने वालों को भी अपने रूल रेगुलेशन मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे फ्यूचर में। वो तो सेट है। पहले क्या था कि पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड है, ये फील्ड है, वो फिक्स कर दिए थे ना। अब इस बीच में भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, तो इसलिए ये जो है ना, इस टाइप के कोर्सेज काफी स्टूडेंट को फायदेबंद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एबिलिटी स्किल वाले में मुझे लगता है कि ऑडियो वीडियो वाले कोर्सेज भी जोड़े जा सकते हैं, एक साल 6 महीने के, है ना। जैसे कि आजकल ये आपका स्किल बोलने की स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत सारी। ट्रांसलेटर का है, ट्रांसलेटर का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी कोर्सेज का कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो ट्रांसलेट करके। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और कुछ और बताना इसमें मैम अभी जैसे कि एबिलिटी हो गए, स्किल वाले हो गए। अब ऐसा होता है कि जैसे मैं साइंस का हूँ, तो मेरा फोकस है कि मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ लूँ, स्टैट्स पढ़ लूँ। लेकिन सपोज क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट तो उसमें है, लेकिन जो मेरा साइड में इंटरेस्ट है, थोड़ा म्यूजिक सीख लेता हूँ, थोड़ा सा। सही बात है, म्यूजिक तो हर इंसान को पसंद ही आता है, तो बिल्कुल। वो सीखा ही या जा कुछ सकता है। और कोर्सेज, या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है, तो उस केस में क्या हुआ, फिर एक कोर्स डेवलप किया गया और जेनरिक इलेक्टिव। अच्छा, इट मीन्स बच्चे का जो मेन फोकस है वो तो है ही, अगर उसको किसी और दूसरे विषय में भी इंटरेस्टेड है, तो उस केस में क्या वो दूसरे कोर्स पढ़ सकता है अपने मेन कोर्स के साथ में, जिसमें वो इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो उस केस को देखते हुए हमने एक अपना कोर्स लॉन्च किया है, जेनरिक इलेक्टिव पेपर। अच्छा। तो ये भी हमने मेंशन कर रखा है, ये भी आपका 3 सेमेस्टर चलेगा, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम में। अच्छा, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि साइंस का स्टूडेंट तो साइंस के कोर्स पढ़ेगा, वो कोई भी ले सकता भी ले सकता है। है। ये पूरी बास्केट बनी हुई है। योग भी ले सकता है, हाँ, म्यूजिक भी ले सकता है, बिल्कुल। कोई स्पोर्ट्स का अगर कोई कोर्स आप लोग करेंगे तो लॉन्च, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर बहुत के कर सारी सकते चीजें हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरुआती 3 सेमेस्टर में ही रहेगा, हाँ, ये वाला जो आप ऐसे आपका जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स था वो शुरुआत के 3 सेमेस्टर में है, स्किल एनहेंसमेंट भी शुरुआत के 3 सेमेस्टर में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में, और जेनेरिक इलेक्टिव भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में। इसके बाद जो हमने कहा था कि आपको डिग्री लेनी है, रिसर्च यूजी विद ऑनर्स डिग्री है, यूजी विद रिसर्च ऑनर्स डिग्री है, पीजी है, एंड द रिसर्च डॉक्टर डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे मॉडिफाई किए गए सिलेबस को। तो मेन हमारा ये था कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड मुख्य विद्यालय ने जो हमारा कोर्स लॉन्च किया, जो कोर्स डिजाइन किया है, उस कोर्स को डिजाइन करते समय क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हुए कोर्स डिजाइन किया है। यानी कि मेन कोर हो गया, कोर के साथ में माइनर हो गया, माइनर के साथ में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हो गए, स्किल बेसिस पर कोर्स रख दिए गए हैं, और जेनरिक इलेक्टिव में इट मींस कि अगर किसी और में इंटरेस्टेड है विद्यार्थी हमारा, तो वो भी साथ में। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा नाम हो गया। और साथ में हमने एक और भी लॉन्च किया है, वैल्यू एडिशन कोर्स। अच्छा, जैसे माना गया हमारे यहाँ ज्योतिषन कर्मकांड चलता है, तो वैल्यूएबल कोर्स हो गए। तो इस टाइप के कुछ जो हमारे एक आध और कोर्सेज हैं, इनको हमने वैल्यू एडेड कोर्सेज में रखा गया है, यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे जो फ्रेमवर्क हमने डिजाइन किया था अपने यूनिवर्सिटी में
एनईपी को लागू करने के लिए। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ में, तो इसको हम एक तरह से बास्केट, आप लोग कह रहे थे ना बिल्कुल। कि हमारी ये अपनी बास्केट पूरी बन गई, अब इसमें से जिसको जो चूज करना है वो कर ले। तो अपने इंटरेस्ट के तो बेसिस पे अब चूज ये कर सकते बताएं कि स्टूडेंट्स ने जो एडमिशन लिए हैं वो क्या समझ पाया है, उसने कुछ लिया इस तरह का एक्सपेरिमेंट कुछ किया उसने इस बार, या वही पुराने ढर्रे के अकॉर्डिंग लिया है? नहीं, अभी तो जो हमने फॉलोअप देखा था एडमिशन सिस्टम में, हाँ। जैसे कोर माइनर उसमें बच्चे ने ले लिया है, लेकिन अभी वो जस्टिफाइड नहीं है कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है, इसके लिए मैं क्या कोर्सेज लेने हैं मेरे को। तो उसके लिए क्या है कि अभी हम थोड़ा सा एक इंडक्शन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। कि किस टाइप से उन कोर्सों को बताया जाए कि आप किस सेमेस्टर में किस हिसाब से लेंगे, चूज करेंगे। और यहाँ पर हमने ये भी ब्लॉकेज लगा रखा है एडमिशन में कि अगर एक सेमेस्टर में उसने कोई एक कोर्स चूज कर लिया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दूसरे दिखाई देंगे, आप उससे रिलेटेड दूसरे कोर्सेज बंद हो जाएंगे। अच्छा, वो सो ही नहीं होंगे, वो सो नहीं उसने होंगे। एक ले चुका है। वो यूनिवर्सिटी ने अपना सिस्टम बनाया है, सिस्टम बना हुआ है पूरा। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन होंगे, अभी असाइनमेंट हमारे यहाँ आने वाले हैं, उसके बेसिस पर हम सोच रहे हैं कि एक आगे नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि हम पर्टिकुलरली अपने जो केमिस्ट्री का हमने करिकुलम डेवलप किया हुआ है उसको श्रोताओं तक ले जाएंगे। फिर देन जो अभी असाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से इसको सीरीज में आपके साथ बिल्कुल, क्योंकि लर्नर्स हमेशा रेडियो के साथ जुड़े हुए एग्जैक्टली हैं, जो भी कार्यक्रम इसका बड़ा बेनिफिट होता है ना, तो यही उनका फिजिकल टीचर एक तरह से आप लोग यही एक जरिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वार्ता कम से कम हमारे लिसनर्स लर्नर्स सभी को समझ में आई होगी कि क्या है, और बड़े आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से आपने बताया। दीप प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आपको चलते चलते स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज हो आपका? अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सर विनोद सर और चारों सर ने काफ़ी कुछ बता दिया इस सीरीज में। बिल्कुल। अभी जो बची हुई बातें हैं हम नेक्स्ट सीरीज में जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में आप इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ चारू जी, विनोद जी और दीप प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हाँ, और दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।